नमस्कार दोस्त। यदि आप आगामी 7 तारीख को एआईपी की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये परीक्षा जो है वो कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं है या कोई सेमेस्टर की परीक्षा नहीं है आपके महाविद्यालय में जैसे आपने दिया है। ये एक ओपन बुक परीक्षा है और इसमें जो बेहतर रणनीति क्या हो सकती है, किस हिसाब से आपको अंतिम समय में तैयारी करनी है, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस आई हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा है कि जो 12 घंटे 8 घंटे कोई क्रैश कोर्स करा रहा है। तो अंतिम समय में इस तरह की तैयारियों पे आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपको मैं एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि आपने जो अभी तक पढ़ाई करी है या जिस तरह की आपने अभी तक तैयारी करी है, उसी तैयारी में आप क्या ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपके आने वाली परीक्षा में जो आपके उपयोगी हो, उसके संबंध में वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है इस जानकारी से आपको कुछ फायदा मिले। चलिए पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में नए विषय पढ़ने की गलती है। कई बार देखा जाता है कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है और आप लगातार नई नई चीज़ों को पढ़ते रहते हैं इधर उधर से सुन के, तो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो भी आप भूल जाएंगे। ऐसा कई बार देखा गया है। तो जो भी चीज़ आपने पढ़ा है, आप सिर्फ उसी की ही रिवीजन करिए। पॉइंट नंबर 2 और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको इस एग्जाम में बेयर एक्ट से पढ़ाई करनी। बेयर एक्ट, जैसे ये बेयर एक्ट है, आपको इससे आपकी तैयारी करनी। अब कई लोग ये सोचते हैं कि ओपन बुक एग्जाम है तो हम किताब लेके जाएंगे और वहां खोल के पढ़ लेंगे, लेकिन यहीं पर विद्यार्थी सबसे बड़ी गलती करता है। आपको बेयर एक्ट तो जरूर आप ले जा सकते हैं, लेकिन आपको अगर उस कोई भी बेयर एक्ट के अगर चैप्टर की नॉलेज ही ना हो कि किस चैप्टर में क्या लिखा है, तो आप कैसे खोज पाएंगे बेयर एक्ट से भी। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई प्रश्न आता है और आपको पता ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है होता है और उसकी बेयर एक्ट क्या है, तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट की चीज को अगर आईपीसी सीआरपीसी या बीएनएस या बीएनएसएस में खोजेंगे तो आपको मिलेगा ही। आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट शब्द का उपयोग हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट की ये बेयर एक्ट में मिलेगा। और आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी के समय में। आप केवल बेयर एक्ट के इंडेक्स को पढ़िए, आप उसके चैप्टर्स को बस पढ़िए, जिसमें आपको बेसिक मोटा मोटा नॉलेज हो जाए कि अगर ये शब्द का एक क्वेश्चन आया है तो हम उस चैप्टर तक डायरेक्ट पहुंच पाए जहां से हमको उस क्वेश्चन का आंसर मिल सके। तो आप सबसे पहले बेयर एक्ट लेके जाइए और बेयर एक्ट के इंडेक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। चैप्टर वाइज एक रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर कहाँ मिलने की संभावना हो सकती है, तो आपको जल्दी से उसका आंसर मिल जाए। एआईबी का एक और इम्पोर्टेंट रूल है, आपको केवल बेयर एक्ट लेके जाने, उसमें कोई नोट्स नहीं होने चाहिए। दो प्रकार के बेयर एक्ट्स आते हैं। एक बेयर एक्ट्स आते हैं जिसमें कमेंट्री होती है, जिसमें कमेंट लिखे रहते हैं या केस लॉज लिखे रहते हैं। वो बेयर एक्ट आप काम नहीं आ सकते इसमें। आपको विदाउट शॉर्ट नोट्स, विदाउट केस लॉज वाले बेयर एक्ट से लेके जाने हैं। क्योंकि अगर परीक्षा हॉल में जांच होगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। आप ऐसे बेयर एक्ट्स लेके जाएं जिसमें कोई शॉर्ट नोट्स ना हो, बिना कमेंट्री के। पॉइंट नंबर 3, किन विषयों पर विशेष ध्यान। साथियों, अंतिम समय में आपके पास मोटी मोटी जो एक्ट होते हैं उसके बारे में हमको ध्यान देना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बीएनएस, बीएनएसएस, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, एडवोकेट एक्ट, इन सब विषयों पे आपको विशेष ध्यान देना है। ज़्यादा नंबर जो 10 या 8 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बड़े बड़े मोटे एक्ट में ही आते हैं, तो आपको इसी में ध्यान देना है। इसी के चैप्टर्स का ध्यान दीजिए, इसी का इंडेक्स पढ़िए और निरंतर इसमें आपको सफलता मिल सकती है। चौथा महत्वपूर्ण विषय, कई बार देखा जाता है कि क्वेश्चन सिर्फ बेयर एक्ट से ही नहीं आते, वो केस लॉ से भी आ जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन आएगा नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ में क्या हुआ था, तो आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए कि नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ में जो सेक्शन 377 था उसे गैर अपराधीकरण घोषित कर दिया गया। तो ये आपको किसी बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, ये आपके माइंड में ही आपको रीड करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये है कि आप पिछले 2-3 साल या 4-5 साल के कोई सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट निकाल लीजिए या लैंडमार्क जजमेंट निकाल दीजिए जो अभी तक जो आए हो, कई सारे प्रश्नों में आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। उनकी तैयारी आप कर लीजिए, एक शॉर्ट नोट बना के उसमें तैयारी रखें, ताकि ऐसे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको परेशानी का सामना ना करना। पांचवा पॉइंट थोड़ा कैजुअल है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। आप पिछले कुछ 2-3 वर्षों के प्रश्न पत्र का अगर अवलोकन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जो
किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या उसके कानूनी सिद्धांत है। तो एक छोटा मेरा मानना है कि आप पिछले 4-5 वर्षों के प्रश्न पत्र का एक मोटा मोटा अवलोकन कर लें, जिससे आपको उनका पैटर्न समझ में आ जाए कि कितने पैटर्न आपके बड़े बड़े बैरक से पूछे जा रहे हैं, कितने पैटर्न्स के आपके केस लॉ से संबंधित हैं, कितने अदर हिसाब से पैटर्न आ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक विशेष है कि आप पिछले 4-5 वर्षों के प्रश्न पत्र का एक बार अवलोकन करें। पॉइंट नंबर 6, और ये अभी तक के पॉइंट के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, आपको परीक्षा हॉल में स्थिर माइंड से आपको बैठना है। आपको जिन प्रश्नों का उत्तर शुरू में आ रहा है, कॉमन सी बात है, आपको उसको पहले हल करना। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि आपको जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं, कई विद्यार्थी या जूनियर अधिवक्ता ये करते हैं कि यार ये हमें समझ नहीं आ रहा, हम इसको छोड़ दे रहे हैं। तो ये गलती मत करिए, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जितने प्रश्न आपके उत्तर आ रहे हैं, आप उससे पहले तो हल करिए। और अगर मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट आपके पास बचा है और 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके पास बच गए हैं जिसको आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे हल करना, तो आप सबसे पहले माइंड में ये निकालिए कि ऐसे कौन कौन से आंसर हो सकते हैं जिसके इससे रिलेटेड होना ही नहीं होगा। मतलब मान लीजिए 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको लगता है कि कम से कम ये 2 तो नहीं हो सकते, यही 2 में कोई आंसर हो सकता है, तो आप उसे खाली मत छोड़िए। उन 2 में किसी एक को आप टिक करके जरूर आइए, क्योंकि इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप 15 के 15 क्वेश्चन हो छोड़ देंगे तो गारंटी है आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उस 15 क्वेश्चन को पूरा हल करेंगे तो हो सकता है आपको 4, 5, 6 या 7 नंबर आपको मिल जाए। कई बार देखा गया इसमें प्रश्न में उत्तर मिलते ही मिलते हैं। आप टिक करके आएंगे, आप वापस जब चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ 15 में से 4-5 तो हमारे सही हो। तो ज्यादा बेहतर है कि छोड़िए मत, जो नहीं आ रहा है उसमें भी आप टिक करके आइए, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं। अंतिम सलाह मैं खासकर अपने युवा अधिवक्ता साथियों से कहना चाहूंगा, अनावश्यक तनाव ना लें। एआईबी का एग्जाम इस बार नहीं निकल पाएगा तो और भी विकल्प आपके पास है, तो तनाव लेकर कुछ नहीं होगा। और मेरा ये मानना है, अगर आपने अपने लॉ कॉलेज में पढ़ाई थोड़ी भी ठीक ठाक से की है तो आप 100% आप इसमें पास होंगे। दूसरे वीडियोस या अन्य किसी की बातों को सुनकर तनाव मत लें। आप निस्वार्थ होके, निश्चिंत होके परीक्षा हॉल में बैठें, और हो सकता है मैं जो आपको बताया हूँ वो कुछ ना कुछ आपके भविष्य में काम आ जाए, आपके एग्जाम में काम आ जाए। आप उस रणनीति को फॉलो करें। आप अपने सीनियर से भी इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। बस एक ही मेरा मानना है, अनावश्यक तनाव मत लें, फ्री माइंड से एग्जाम दीजिए, आप निश्चिंत ही आपको सफलता मिलेगी। बार के एग्जाम में केवल सफलता कानून ढूंढने से नहीं मिलती, बार के एग्जाम में सफलता सही प्रबंधन और सही तरीके से प्रश्न को हल करने से मिलती है, उसके उत्तर ढूंढने से मिलती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या आपको उपयोगी लगी हो तो इसे जल्द से जल्द अपने जूनियर अधिवक्ता साथीगण के पास पहुंचाएं। हो सकता है उनके लिए भी ये उपयोगी वीडियो साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।